हेलो बच्चों, शुभम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है ना। जैसा कि मुझे कमेंट आया कि सर जो पिछले 2 चैप्टर है वो आप बहुत अच्छा समझा है और आप लोगों का ये प्यार ही था जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, समझ रहे बात। तो इसीलिए मैं कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मैं क्या करूंगा, आज शुरू करूंगा। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, आपको अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानना है, युग्म को जानना है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा हमको परिचय जानना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है उसका, उस पाठ का, आगे उस पाठ का मतलब क्या है, उस पाठ का मतलब क्या है, समझिएगा समझिएगा। जैसे लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, एक एक बात का मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। आगे आप लोग एक बात ये समझिए कि समीकरण होता क्या है, ठीक है ना। अगर कोई भी बीजी व्यंजक होगा, मैंने बताया था बीजी व्यंजक होगा, अब उसमें अब ये भी जान लीजिए, अगर बीजी व्यंजक है तो वो बहुपद हो सकता है। बहुपद कैसा हो सकता है, वो बहुपद रैखिक बहुपद भी हो सकता है, वो द्विघात बहुपद भी हो सकता है, वो त्रिघात बहुपद भी हो सकता है। तो अगर किसी भी बहुपद के आगे, समझिएगा, जैसे मेरा मान लीजिए ये मेरा बहुपद है, क्या लिखा है मैंने, x स्क्वायर प्लस कितना लिख दिया, 3x प्लस कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये मेरा बहुपद है ना भैया, ये द्विघात बहुपद है ना। अगर मैं इसके आगे मैं क्या लगा देता हूं, 0 लगा देता हूं, इसके आगे क्या लगा देता हूं, 0 लगा देता हूं, तो यही जो देखो द्विघात बहुपद था, अब ये जो हो गया वो समीकरण हो गया, वो क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, समझ गए। अगर किसी बहुपद के आगे, अब बहुपद कैसा भी हो सकता है, अगर किसी बहुपद के आगे अगर हम लोग क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं भैया, 0 लगा देते हैं, तो वो जो हो जाता है वो समीकरण हो जाता है। जैसे ये द्विघात बहुपद था, अब मैं लिख ले रहा हूं 2x प्लस 9। ठीक है ना। अब ये देखिए रैखिक बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। अगर मैं इसके आगे भी 0 लगा देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, जैसे ये था, ये तो द्विघात बहुपद था, कैसे पता करते हैं द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। अगर रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए रैखिक समीकरण की बात करना है ना, तो अगर जो चर है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होगा। अगर उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होगा, तो वो रैखिक समीकरण होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो चर है उसका अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात, अगर यहां पर कोई भी घात नहीं है तो इसका क्या होगा, 1 होगा। जहां पर कुछ नहीं होता है घात, तो वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो चर है उसका अधिकतम घात कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो है वो रैखिक समीकरण है। कितने चर का, एक चर का, कितने चर का, एक चर का। लेकिन जो क्या कहते हैं चैप्टर में है वो बोला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला है। ठीक है, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो रैखिक समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले ये जानना होगा कि रैखिक होता क्या है, रैखिक बहुपद होता क्या है। अगर x का मतलब चर का, अब कोई भी चर हो सकता है, वो चाहे x में हो सकता है, चाहे y में हो सकता है, चाहे z में हो सकता है, समझ रहे बात। तो जो x चर होगा, अगर उसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर वो जो होगा रैखिक बहुपद होगा। और अगर रैखिक बहुपद के बराबर अगर हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। वो भी कितने चर का, सिर्फ और सिर्फ एक चर का, क्योंकि यहां पर एक ही चर है। ठीक है ना। अगर मैं एक और लिख लेता हूं, मैंने लिख लिया 2x प्लस y इजिकल टू 3 इजिकल टू कितना लिख दिया, 0 लिख दिया,
तो देखिए देखिए यहां पर देखिए ये चर है, कितना है इसका घात 1 है, यहां पर ये भी चर है, कितना घात है 1 है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया +3 इजिकल टू कितना लिख दिया 0 लिख दिया, समझ रहे बात को। तो देखिए यहां पर जो दोनों चर उसका अधिकतम घात कितना है 1 है। तो जिस भी समीकरण में दोनों चरों का अधिकतम घात 1 होगा, हम कह देंगे कि सर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, और बहुपद के बराबर 0 लगा दिया गया है तो वो समीकरण है, समझ रहे बात। अच्छा देखिए यहां पर मैंने सबका मतलब समझा दिया, रैखिक समीकरण बता दिया दो चर वाले। अब युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म मतलब होता है देखिए भैया जोड़ा होता है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पेयर, समझ रहे बात, ठीक है। जैसे हम लोग जूता उता लेने जाते हैं तो जूता हम लोग एक पैर का थोड़ी ना लेते हैं, हम लोग दोनों पैर का लेते हैं ना, जोड़े में ही लेते हैं। चप्पल लेते हैं तो वो भी किस में लेते हैं, जोड़े में ही लेते हैं, समझ रहे बात, समझ रहे ना। तो जोड़ा का मतलब कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो रैखिक समीकरण दिया रहेगा वो किस में दिया रहेगा, जोड़े में दिया रहेगा। मतलब एक तो ये दे देगा तो एक दूसरा दे देगा मान लो 5x + 3y + 9 इजिकल टू 0, दूसरा ये दे देगा, और आपसे कहेगा कि इन दोनों का हल बताइए, इन दोनों का क्या बताइए, हल मतलब आपको x और y का मान निकालना रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। आपको क्या करना रहेगा, x और y का मान निकालना रहेगा, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का मतलब यही है कि अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब यह है कि आपको एक ऐसा समीकरण दिया रहेगा जिसमें दो चर रहेंगे और रैखिक रहेगा, मतलब उसके जो चर का घात होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आपको कितना दिया रहेगा, कितने समीकरण दिए रहेंगे, रैखिक समीकरण 2 दिए रहेंगे, और आपको हल करने के लिए उसको बोलेगा, ठीक है ना। तो हल करने के लिए बोलेगा तो देखिए बात समझिएगा, अगर आपको हल करने के लिए बोल रहा है तो आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि देखिए 2 तरीके से होती है। आगे कौन सी विधि होती है, एक ग्राफी विधि होती है और दूसरा बीजगणितीय विधि होता है, ठीक है ना। अगर आप 3.2 में पढ़ रहे हैं, 3.1 3.2 पढ़ रहे हैं तो वहां पर ग्राफी विधि आएगा, क्या आएगा, ग्राफी विधि आएगा। फिर जब आप 3.3 पर जाएंगे, 3.4 पर जाएंगे या 3.5 पर जाएंगे तब वहां पर बीजगणितीय विधि आएगा। अब उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब 3 तरीके से क्या करते हैं, रैखिक समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनको आप 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हम लोग हल करते हैं समझिएगा बात। पहला हम ग्राफी विधि से हल करते हैं, दूसरा बीजगणितीय विधि होता है। अब बीजगणितीय विधि में 3 विधि होते हैं, बीजगणितीय विधि में क्या होते हैं, 3 विधि होते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। ग्राफी विधि और ये सब जो है ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी अगर रैखिक समीकरण दे दिया जाए, अगर उसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपको उस पर आना चाहिए, ठीक है ना। आगे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दो चर, सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का
मानक रूप। ठीक है बच्चों, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आगे समझना पड़ेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता क्या है। तो मैंने देखो वहां पर लिखा था जो इसका मानक रूप होगा, बात समझिएगा, जो इसका मानक रूप होगा a1x होगा प्लस b1y होगा प्लस c1 होगा इजिकल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, बात समझिएगा बात। जैसे यहां पर देखिए ये रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, ये रैखिक समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। a1 होता है, b1 जो होता है और c1, ये सब ये वास्तविक संख्या होती है। a1 b1 और c1 जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और एक बात समझिएगा कि यहां पर a1 और b1 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों a1 और b1 क्या नहीं हो सकते, 0 के बराबर नहीं हो सकते। अगर आपने a1 को 0 कर दिया तो देखिए बात समझिएगा, ये x वाला क्या हो जाएगा, अगर आपने a1 को 0 कर दिया तो ये x वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपका बचेगा b1y प्लस c1 बचेगा। ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमको चाहिए क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मिला हमको क्या, एक चर का रैखिक समीकरण। तो आप a1 और b1 को 0 नहीं कर सकते। हाँ आपका c 0 हो सकता है, कांस्टेंट जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन a1 और b1 को 0 नहीं कर सकते हैं आप। अगर 0 कर देंगे तो वो दो चर रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे बात, समझ रहे। क्या लिखना था मुझे यहां पर, लिखना था, लिख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग भी, लिखना था कि जहां a1 कामा b1 कामा c1 क्या है भैया, वास्तविक, क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1 और b1 जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो मेरा मान लीजिए, ये मेरा मान लीजिए कौन सा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था। ये कौन सा इक्वेशन था, मेरा पहला इक्वेशन था। अब हम अगर हमको दूसरा इक्वेशन लिखना है, अगर हमको दूसरा इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर हमको दूसरा, इसका ये तो पहला इक्वेशन हुआ, अब मेरा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां पर जो a2 b2 c2 होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और a2 और b2 जो होंगे वो 0 के बराबर नहीं होंगे। a2 और b2 जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ रहे बात, अगर a2 और b2 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका जो होगा वो दो चर रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए b2 को 0 कर लेते हैं, b2 0 के बराबर कर लेते हैं, तो आपका जो होगा वो रैखिक समीकरण होगा सिर्फ, लेकिन वो कितने चर का होगा, एक चर का होगा। समझ रहे बात, समझ रहे। तो यही बात, जो बात यहां पर है वही बात यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है ना, बस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे, a2 b2 c2 लिखेंगे। समझ रहे बात, ठीक है, समझिएगा बात। अब देखिए बात समझिएगा कि अगर हमको किसी भी रैखिक समीकरण को हल करना है, किसी भी रैखिक समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है, तो हम देखो पहली बात उसको किससे ग्राफी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है ना, समझिएगा, जैसे मुझे मैं सरल रेखा लिख रहा हूं, ठीक है ना, रैखिक समीकरण लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मैंने लिखा 2x प्लस y इजिकल टू कितना लिख लिया, 2 लिख लिया, या मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया x प्लस y इजिकल टू 8। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है,
तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा? एक बात समझिएगा, ये युग्म नहीं है, ठीक है ना, दो समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण, ठीक है ना, ये सिंगल है, ठीक है ना, समझ रहे बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा भी बेसिक चीज बता रहा हूं कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि वहां पर ग्राफ का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कुछ करना नहीं रहेगा, तुरंत एक तो बॉक्स बना लीजिएगा, तुरंत एक तो क्या बना लीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा। यहां पर x लिखिएगा, यहां पर y रखिएगा, ठीक है ना। पहला काम, आप x का मान एक बार 0 रखिए। किसका मान 0 रखेंगे? x का मान 0, ठीक है ना, x का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे। अगर आप x बराबर 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो x बराबर 0 रखते हैं तो 0 प्लस y इजिकल टू कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है ना। अगर 0 प्लस y इजिकल टू 8 हो गया तो y का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अगर x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला मुझे? 8। पहली बार आप x का मान 0 रखेंगे, दूसरी बार आप y का मान 0 रखेंगे। किसका मान 0 रखेंगे? y का मान 0 रखेंगे। अगर y का मान आप 0 रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि x का मान क्या मिल रहा है, x का मान क्या मिल रहा है। तो y का मान अगर मैंने 0 रखा तो देखिए x का मान मतलब मैं लिखूंगा x प्लस वाई इजिकल टू 8 लिखूंगा, ठीक है ना। और x प्लस y का मान 0 रखा इजिकल टू कितना लिख लिया? 8 लिख लिया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 8। मतलब मैंने y का मान 8 0 रखा तो मुझे x का मान कितना मिल गया? 8 मिल गया। समझ रहे बात को, ठीक है ना, समझिएगा। मैंने y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान कितना मिल गया? 8 मिला, ठीक है। एक आध मान आप और रख सकते हैं, मान लीजिए x का मान 2 रख लीजिए, y का मान कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने x का मान मान लीजिए 2 रख लिया, x का मान कितना रख लिया? 2 रख लिया। अब मैंने, आप जितना लंबा बनाना चाहते हो उतना लंबा बना लीजिए, ठीक है ना, लेकिन 2-3 मान रखकर बस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो x का मान मैंने 2 रखा। अब अगर x का मान 2 रख रहा हूं तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना दिया है? 8। और x का मान मैं कितना लिखूंगा? 2 प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया? 8। अब ये 2 प्लस में उधर गया, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो मतलब 8 माइनस में कितना लिख लूंगा? 2 लिख लूंगा। अब y का मान जो हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा? 6। अगर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना हो गया? x का मान आपने 2 रखा तो y का मान कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। ऐसा ही 3 तो बना लिए। आप चाहेंगे तो एक आठ और बना सकते हैं। आप चाहिए तो x का मान माइनस में ले लीजिए और फिर देख लीजिए कि y का मान हमको क्या मिल रहा है। समझ रहे बात को, ठीक है ना। फिर ये हो गया ना, 3 तो हो गया ना। आप चाहेंगे तो एक तो और ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका यूज है, क्योंकि आप जब 3.1 या 3.2 सवाल पूरा करने जाएंगे तो वहां पर इसका यूज मिलेगा आपको। ग्राफ आना चाहिए बनाना, इसीलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए बात समझिएगा। ये मेरा x अक्ष होता है, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है। ये नेगेटिव x एक्सिस होता है और ये कौन सा होता है? नेगेटिव y एक्सिस होता है, ठीक है ना। मैंने यहां से मान लिया, ये देखो जो है, ये मेरा क्या है? ये मेरा मूल बिंदु है। ये मेरा क्या है? मूल बिंदु है, ठीक है। ये मेरा मूल बिंदु है। ये कितना हो गया? अच्छा, मूल बिंदु पे जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब निर्देशांक होता है, वो क्या होता है? 0,0 होता है। यहां पर कितना होता है? 1 होगा। यहां कितना? 2। यहां कितना? 3। यहां कितना? 4। यहां कितना? 5। यहां कितना? 6, 7 और ये हो गया 8, ठीक है ना। अब इसी तरह y एक्सिस पे भी चलते हैं। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भैया? 8। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप 8 तक ही क्यों गए? क्योंकि देखो यहाँ पर y का जो अधिकतम मान है, वो कितना है? 8 है। और x का अधिकतम मान कितना है? 8 है। समझ रहे बात को, ठीक है ना। अच्छा, सब पॉजिटिव में ही मिल रहा है तो नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है। और जब नेगेटिव में आएगा तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, बात समझिएगा। x का मान 0 है। अगर x का मान 0 है
तो y का मान कितना दे रहा है भैया? 8 दे रहा है। अगर आप देखिए x का मान कितना है? 0 है, तो y का मान कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि देखो एक बात और समझ लो, x अक्ष पर लिख देता हूं आप लोग के लिए, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जो पूरा x अक्ष है ना, यहां पर y का मान 0 होगा। ये जो पूरा x अक्ष है यहां से लेकर यहां तक y का मान क्या होगा? इस पर 0 होगा। और ये जो y अक्ष है इस पर x का मान 0 होगा। तो उसने कहा कि आपका जब x का मान 0 हुआ तो y का मान कितना था? 8। तो मतलब मेरा जो पॉइंट होगा वो कितना, कहां पर होगा? यहां पर होगा। ठीक है ना, समझ रहे बात? अब दूसरा मान कर रहा है कि अगर आपका मान 8 है, x का मान 8 है, तो y का मान कितना होगा? 0। मतलब मेरा पॉइंट यहां पर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि अगर आपका मान x का मान 2 है, अगर x का मान कितना है? 2 है, तो जो y का मान है, देखिए बात समझिएगा, देखिए यही ना है, देखिए x का मान 2 है तो y का मान कितना है? y का मान कितना है? समझ रहे बात? ठीक है ना, यही हो गया। एक बार फिर से समझिएगा कि अगर x का मान 0 है तो y का मान कितना मिल गया मुझे? 8 मिल गया। अगर x का मान 8 है तो y का मान मुझे कितना मिल गया? 0 मिल गया, मतलब यहां पर है। अगर x का मान 2 है, देखिए यहां पर 2 है ना, 2 के देखिए सिद्ध में y का मान कितना है? ये y है, y का मान कितना है? 6 है। ठीक है ना, तो मैं देखो ये तो मिल गया मेरे जो 0 पॉइंट, अगर एक आध और ले लेते तो यहीं पर कहीं मिल जाता। ठीक है ना, अगर मैं x का मान 5 रख लेता हूं, अगर मैं x का मान कितना रख लिया? x का मान 5 रख लिया, तो 5 प्लस y इक्वल टू कितना लिख लूंगा? 8। तो यहां से ये आ जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 5, मतलब y का मान कितना आ जाएगा? 3। समझिएगा बात ना। अगर मैं x का मान कितना रख रहा हूं? 5। x का मान मैं कितना रखा? 5, तो ये रहा 5 और y का मान मुझे कितना मिला? y का मान मुझे कितना मिला? 3। तो देखिए ये 3 है ना, यहां से ये हो गया। ठीक है ना, अब हमको इन सारी बिंदुओं को क्या कर देना है? मिला देना है। ठीक है ना, हो सकता है मुझे थोड़ा सा तिक्खा हो जाए, लेकिन सीधा ही लाना, आप स्केल की सहायता से लेकर बना दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने इसको लेके गया ये। ठीक है ना, और इसको आगे बढ़ा दीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा आगे बना दीजिए। अब आप इन सबका निर्देशांक लिखेंगे। ये जो पॉइंट था वो कितना था? 8 का मैं कितना था? 0 था। ठीक है ना, फिर ये वाला जो पॉइंट था वो कितना था? x का कोऑर्डिनेट कितना था? 5 था और y का कोऑर्डिनेट कितना था? 3 था। फिर इसी तरह यहां वाले भी लिखेंगे, तो x का कोऑर्डिनेट कितना था? 2 था और y का कोऑर्डिनेट कितना था? 6 था। ठीक है ना, एक लास्ट वाला ये कितना था? 0,8 था। ठीक है ना, ऐसे ही ग्राफ विधि से आप इसको क्या करेंगे? ये तो हो गया। अभी देखिए बात समझिएगा, ये अभी एक रैखिक समीकरण है। ठीक है ना, अब दूसरा रैखिक समीकरण लेकर आएंगे तो हो सकता है इसको काट कर चला जाए, या इसके समांतर चला जाए, या तो इसके ऊपर से चला जाए। ठीक है ना, तो कैसे ग्राफ बनाते हैं मैंने वो बताया आपको। अभी मैंने कक्षा 9 का बताया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे बात को? तो मैंने आपको यही सिखाया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ताकि जब सवाल हो ना तो आप लोग को ये नहीं ना समझ में आया कि सर ये आपने 0 कैसे ले लिया, ये कैसे आ गया। ठीक है ना, तो इसी कारण मैंने पहले आपको ग्राफ बनाना सिखाया। ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद यहां पर इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसी लाइन के पास में x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, आइए मैं आपको प्रश्नावली का सवाल करके दिखाता हूं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। समझिएगा बात। ठीक है,
समझिएगा बात। करे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, मतलब आपको रैखिक समीकरण बनाना है। यहां पर रैखिक समीकरण दिया नहीं है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण बनाना है आपको। और कह रहा है कि उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको ग्राफी विधि से यह भी ज्ञात करना है कि क्या उसका हल है, मतलब x और y का मान भी निकालना है ग्राफी विधि से। किस विधि से भैया? ग्राफी विधि से, मतलब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो आइए सवाल पढ़ते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थियों ने भैया? 10। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। अच्छा बात समझिएगा, बात समझिएगा। कह रहा है कि कक्षा 10 है, उसमें 10 लड़कों ने या मतलब 10 विद्यार्थियों ने क्या किया कि एक गणित का क्या हो रहा है, प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें भाग ले लिया। उसमें क्या कर लिया? भाग ले लिया, ठीक है ना। अब देखो हमको ये तो नहीं पता, विद्यार्थी बोला है, ये नहीं ना बोल रहा है कि लड़कों ने लिया, ये तो नहीं ना बोल रहा है, या लड़कियों ने नहीं लिया, वो बोला विद्यार्थियों। तो विद्यार्थी बोला है तो इसका मतलब ये है कि लड़का भी होगा और उसमें क्या होगी? लड़की भी होंगी। सिर्फ विद्यार्थी का मतलब ये नहीं होता कि लड़का है या लड़की है। विद्यार्थी मतलब कि लड़का भी होगा और क्या होगा? लड़की भी होगी, ठीक है ना। और उसने कहा 10 विद्यार्थी होगा, तो हमको ना तो लड़कों की संख्या पता है ना ही लड़कियों की संख्या पता है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बात समझिएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 है, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़कों की संख्या क्या है? कम है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यह भी बताना है कि जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं उनमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। समझ रहे बात? और ग्राफ भी बनाना है आपको इसका, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर ही दिया था ग्राफ विधि से, ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो आइए बात समझिएगा। कुल कितने विद्यार्थी हैं भैया? 10 विद्यार्थी हैं। अब हमको ये नहीं पता है कि उसमें कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो आप हल लिखिएगा, हल लिख लीजिएगा, ठीक है। हमको पता नहीं है तो हमने क्या किया, हमने माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितना दिया है भैया? हम मान लेंगे x है। कितना मान लिए? x। अच्छा देखिए बात समझिएगा, 2 चर में है ना, कितने चर में है? 2 चर में है। तो आपने एक को x मान लिया तो दूसरा क्या मानेंगे? y, ठीक है ना। समझ रहे बात को? अगर आप एक को x मान रहे हैं, इसको मैं लड़कों की संख्या को y भी मान सकता था, कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। बस आना चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है। माना लड़कों की संख्या क्या है? x, और लड़कियों की संख्या कितना है भैया? मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है ना। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वही लड़कों और वही लड़कियों की संख्या है ना, मैंने उन्हीं को माना है x और y, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने लड़कों की संख्या कितनी मानी है? x मानी है, और लड़कियों की संख्या कितनी मानी है? y मानी है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 है। तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तभी ना 10 आएगा भैया। समझिएगा बात, मैंने लिख दिया 10, x + y = कितना लिख दिया? 10। समझिएगा, अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे क्या ले रहे हैं? प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि 2 लड़का और 8 लड़कियां, 2 लड़का और 8 लड़कियां क्या हो रहा है? उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 10 विद्यार्थी हुए कि नहीं? या मैं ये कह सकता हूं कि सर
3 लड़का और 7 लड़की उस प्रतियोगिता में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। जो गणित का प्रतियोगिता हो रहा है उसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो मेरे पास कुल कितने हुए, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कुल कितने हुए, 10 हुए। तो मैंने ये देखो, ये जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे तो मैंने उसमें मान लिया लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 10 विद्यार्थी हो पाएंगे, समझ रहे हैं। ये जो होगा मेरा पहला इक्वेशन होगा। पूरे सवाल में कोई भी सवाल रहेगा आपको हमेशा 2 इक्वेशन देगा वो सवाल, अगर आप पढ़ेंगे सही से तो, ठीक है ना। तो मैंने यहां तक पढ़ा था तो मुझे 1 इक्वेशन मिल गया। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। बात समझिएगा, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है भैया, y है, ठीक है ना। किससे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अरे भैया मैंने मान लिया कि जो है लड़कों की संख्या 2 है, मैंने मान लिया कितना, लड़कों की संख्या 2 है, और जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आप 2 में 4 को जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कि हां सर लड़कियों की संख्या ये होगी, समझ रहे बात। तो मैंने लड़कों की संख्या मेरी क्या थी, x थी, मैंने x में 4 को क्या कर लिया, जोड़ लिया, समझ रहे बात को। अब देखिए जो मेरा इक्वेशन होगा, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा भैया, दूसरा, ठीक है। अब देखिएगा, बात समझिएगा, ये तो दोनों इक्वेशन आ गए, ठीक है ना। अब हम लोग इनका ग्राफ बनाएंगे, इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, उसके बाद हम लोग बताएंगे, समझ रहे बात, कि यहीं पे बता देता हूं फिर ग्राफ पे चलता हूं, ठीक है ना। आइए देखिए, बात समझिएगा। मेरा जो पहला इक्वेशन था कि x प्लस वाई इजिकल टू कितना दिया था, 10 दिया था। फिर दूसरा इक्वेशन है y माइनस एक्स इजिकल टू कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है ना। इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना लिख सकता हूं, 4, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको। देखिए आगे माइनस था तो माइनस लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर x प्लस वाई इजिकल टू कितना लिख दिया, 10 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा, बात समझिएगा, ये देखिए ये माइनस में, ये किस में है, प्लस में। अगर मैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना, समझ रहे बात। अगर मैं इन दोनों समीकरण को क्या करता हूं, जोड़ता हूं, तो देखिए समझिएगा, जोड़ता हूं तो ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y को y में जोड़ा तो मुझे कितना मिल गया, 2y इजिकल टू कितना मिल गया मुझे, 14 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा y इजिकल टू, अब देखिए 2 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 14 बटे के कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 7। तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। y का मान मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। अब जब मेरा y का मान 7 आ गया तो मैं चाहे पहले इक्वेशन में समीकरण में चाहे दूसरे इक्वेशन समीकरण में अगर रख दूं y का मान, तो मुझे x का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 कहां है, ये रहा, चाहे इसी में रख लीजिए चाहे उसी में रख लीजिए, ठीक है ना, किसी में भी रख सकते हैं आप, किसी में भी रख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर रख रहा हूं, तो देखिए यहां पर x प्लस वाई इजिकल टू कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो x y का मान कितना रखेंगे, 7 इजिकल टू कितना रखेंगे, 10। अब यहां पर 7 प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो मतलब 10 माइनस कितना हो गया, 7। तो x का मान कितना आ गया भैया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए
हमारे लड़कियों की संख्या, लड़कियां मैंने क्या माना था, y माना था, मतलब लड़कियों की संख्या कितना आ गया 7, मतलब 7 लड़की थी, और लड़कों की संख्या मतलब x का मान कितना आया था 3, तो मेरा मतलब यह है कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3। अच्छा बात सही हो रहा है, कहा था कि 10 विद्यार्थियों ने, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा आगे देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखो भाई बात समझना, लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, तो 4 अधिक है कि नहीं है, ये भी बात सही है, तब पक्का एकदम सही होगा ये, ठीक है ना। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इन दोनों इक्वेशन का मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ विधि द्वारा भी हल करना है हमको, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग इसका यहां पर, ठीक है, समझिएगा बात। ग्राफ बनाएंगे तो पहला जो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था मेरा, यहां से करके करवाता हूं, मेरा जो पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, x प्लस वाई इजिकल टू कितना था 10, ये मेरा पहला इक्वेशन था, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या था, y माइनस एक्स इजिकल टू कितना था 4, ठीक है ना, ये दूसरा इक्वेशन था, ठीक है ना। आप किसी भी पहले वाले को पकड़ लीजिए चाहे दूसरे वाले को, किसी भी पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर से पकड़ लिया x प्लस वाई इजिकल टू कितना लिख लिया 10 लिख लिया, ठीक है ना। तो मैंने तुरंत कहा था अगर ये लिख रहे हैं आप, ये लिख रहे हैं आप, तो तुरंत आप क्या बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, बॉक्स बना लीजिए आप, उसमें 3 ठो मान 4 ठो मान रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा ये पहला x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया, ठीक है ना। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं, अगर मैं x का मान कितना रखता हूं 0, अगर मैंने यहां पर x का मान 0 रखा, कितना रखा भैया 0 रखा, देख लीजिए यहां पर लिख रहा हूं x बराबर 0 रख रहा हूं ना, x बराबर 0 रख रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 प्लस वाई इजिकल टू कितना मिल जाएगा 10, और y इजिकल टू कितना मिल गया मुझे 10, मतलब x का मान 0 रखने पर y का मान मुझे क्या मिल गया 10 मिला, समझ रहे बात, ठीक है ना। अगर मैं एक बार x का मान 0 रख लिया, एक बार किसका मान 0 रखेंगे, अब दूसरी बार किसका मान 0 रखेंगे y का मान, आपको पहले x का मान 0 कर लेना है, फिर y का मान 0 कर लेना है, समझ में आ रहा है बात। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपका जो मतलब जैसे आप 0 रख रहे हैं और आपका जो है परिमेय संख्या में मतलब डेसिमल में आ रहा है, किस में आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, तब वहां पर हो सकता है तो 0 मत रखिएगा, क्योंकि डेसिमल में खोजना बहुत दिक्कत करता है। यहां पर तो डेसिमल में नहीं आ रहा है, सिंपल में आ जा रहा है, तो इसलिए मैं 0 रख रहा हूं। तो डेसिमल में अगर आ रहा है रखने पर, अगर 0 रखने पर, तो वहां पर 0 मत रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि खोजने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो अब y का मान मैंने कितना रख लिया 0, y का मान मैंने कितना रख लिया, y बराबर कितना रख लिया 0, ठीक है, y बराबर मैंने 0 रख लिया, तो y का मान मैंने 0 रखा है यहां पर, तो होगा x प्लस वाई इजिकल टू कितना लिख दिया 10, अब y का मान 0 तो x इजिकल टू कितना आ गया 10, ये 10 हो गया भैया, x का मान 10 हो गया, ठीक है ना। एक आख मान आप लोग भी बता सकते हैं कि सर क्या रख दें, 2 रख दें, 2 रख देते हैं, x का मान कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं। अगर x का मान 2 रखा है यहां पर देखिएगा, 2 रखा तो 2 प्लस में होगा उधर, या यहीं पर देख लीजिए 2 प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। एक और मान रख लेते हैं 4 रख लेते हैं x का मान, या 5 रख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, 7 रख लेते हैं, आगे 4 रख लेते हैं, 4 रखा तो 4 को 10 में से घटाया, 4 को 10 में से मतलब 10 में से 4 घटाया तो कितना बचा मेरे पास 6 बचा। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज बात समझानी है वहां पर, ठीक है। अच्छा अगर मैं x का मान 7 रखता हूं, किसका मान x का मान 7 रखता हूं, तो 7 रखा मैंने, तो y का मान मुझे कितना मिल जाएगा भैया 3 मिल जाएगा, या y का मान 7 रखना चाहिए था 3 रखना चाहिए था, चलिए ठीक है तब भी सही है, ठीक है ना, तब ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आइए चलते हैं देखते हैं, ठीक है ना, समझ रहे बात। आइए ये तो मैंने पहले वाले का बना लिया, किसका बना लिया पहले वाले का। अब आप इसी तरह दूसरे वाले का बनाएंगे, तो y माइनस एक्स इजिकल टू कितना 4 दिया है, तो फिर से 3-4 कॉलम बना लीजिए भैया, 3-4 कॉलम बना लीजिए, ये
ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है ना। ये जगह छोड़ रहा हूं मैं ग्राफ के लिए क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले x का मान 0 रखना है। तो आप अगर यहां पर x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। अगर आपने x का मान 0 रखा है यहां पर तो ये 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखिए, अगर देख लीजिए, अब मैं y बराबर 0 रख रहा हूं, किसका मान रख रहा हूं, y बराबर 0 रख रहा हूं, y बराबर 0 रख रहा हूं, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, तो यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 कहां, 4 होगा ना, 4 होगा। तो मैंने यहां पर 0 रखा, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब ये हमको x में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो ये इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, -4। मतलब अगर मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान -4 आया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब अगर मैं x का मान 2 रखता हूं, कितना रखता हूं, 2 रखता हूं। अगर मैंने x का मान कितना रखा, 2 रखा, तो -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं x का मान -4 रखता हूं, तो देखिए 4 रखता हूं, तो यहां पर -4 है, उधर गया +4 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस करिए, इतना बहुत है, ठीक है, समझ रहे बात को, ये बस 2 ठो बहुत है। अब हम लोग ग्राफ पर आएंगे, किस पर आएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे तो बात समझिएगा, ज्यादा बड़ा कहां तक गया है भाई, में 8 तक गया है ना, ठीक है ना। ये देखिए 8 तक गया है, सीधा नहीं हो पाया, लेकिन समझिएगा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। और ये नेगेटिव का है, नेगेटिव का कोई जरूरत है, हाँ मिल जाएगा हमको जरूरत, -4 भी गया है ना, ठीक है ना। तो ये माइनस एक्स डैश हो गया, ये क्या हो जाएगा, y डैश हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है मूल बिंदु होता है वो बोलते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ना, ठीक है। फिर यहां कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। माइनस में भी चल जाते हैं क्योंकि x का मान माइनस में भी आया है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कितना ले लिया, -1, यहां कितना ले लिया, -2, यहां कितना ले लिया, -3, यहां कितना ले लिया, -4 तक ही गया है, तो बस करें, ठीक है ना। आगे पहले वाले का, किसका भैया, पहले वाले का देख लीजिएगा। अगर मेरा मैंने 10 तक गया है ना, तो ये रहा 10, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं भाई, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 10। समझ रहे बात। मैं पहले वाले का अब बिंदु बनाने जा रहा हूं, पहले वाले का बिंदु इधर दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं पहले वाले का बिंदु बनाने जा रहा हूं। अगर x का मान कितना था, 0, तो y का मान कितना था, y का मान कितना था, 10, ठीक है ना। मैं रेड कलर से लगा रहा हूं पहले वाले का, रेड कलर से, ठीक है ना। तो मतलब यही होगा, ठीक है ना, समझ रहे बात। अब अगर x का मान 10 था तो y का मान कितना था, 0 था, तो x अक्ष पर y 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगर x का मान 2 था, कितना था, x का मान 2 था, तो y का मान कितना है, 8 है। तो देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब पॉइंट जो होगा वो यहीं कहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात। अरे भाई देखो ये 2 है और यहां पर y का मान 8 है, तो ये हो गया, समझ में आ रहा बात। अब x का मान कितना था, 4 था, तो y का मान कितना है, 6। देखो ये x का मान 4 4 4 और ये रहा हमारा 6, ठीक है। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब x का मान कितना था, 7, x का मान कितना था, 7, तो y का मान मुझे कितना मिला, 3, तो
ये देख लीजिए ये, ठीक है ना। ये बिंदु मैंने ला दिया, तो ये जो सरल रेखा है इस सरल रेखा को मैं मिला दूंगा, थोड़ा हो सकता है तिक्के चला जाए, हो सकता है, ठीक है। ये यहां पर, क्योंकि भैया मैं स्केल से तो लेके बना नहीं रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये पहले वाले का है, किसका है भैया, किसका ग्राफ है ये, x प्लस वाई इजिकल टू किसका है, 10 का है, ठीक है ना, समझिएगा बात, ठीक है। अब हम दूसरे वाले का, तो कितना भैया, x का मान कितना है, 0 है, तो y का मान मुझे कितना मिला, 4 मिला। तो देखिए कहां जाएगा, x अक्ष पर जाएगा कि y अक्ष पर, अरे भैया जब x अक्ष 0 है तो y अक्ष पे ही 0 होता है, तो मतलब यहां पर होगा। अब इसको मैं कर देता हूं सफेद कलर से, ठीक है ना, तो ये देखिए ये यहां पर होगा, ये पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, और क्या है, अगर y 0 है तो x का मान कितना है, -4 है, ये हो गया। अच्छा x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 6 है। अगर x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 6 है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा अब x का मान 4 है, x का मान 4 है तो y का मान 8 है, ठीक है। अब देखिए इसको मिला देता हूं, दिखा चला गया, रुक जाइए, ये देखिए थोड़ा सा इसमें नहीं लिखा गया है, ये लाइन लिखा रहता साफ साफ तो एकदम आराम से एकदम सीधा मिलता। 2 पे कितना था भैया, 6 था, ये लाइन, ठीक है। अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा, एकदम पता रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए ये तो बन गया, ये तो बन गया, ठीक है, ये तो बन गया। अब इसका क्या इक्वेशन था, इक्वेशन था इसका y माइनस एक्स इजिकल टू कितना था, 4 था। अब कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हम लोग अगर लिख देंगे तो एक कोऑर्डिनेट मेरा यहां पर भी था, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, अगर कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो ये जो था इसका निर्देशांक कितना था, 10 कामा कितना था, 0। फिर ये देखो हम देख कर ही बता सकते हैं, ये कितना था, 7 कामा कितना था, 3। फिर ये कितना था, 4 कामा 6। फिर ये कितना था, 2 कामा 8। फिर ये कितना था, ये कितना था, ये 0 कामा 10 इसका, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या था, इसका था -4 कामा कितना था, 0। फिर कितना था, 0 कामा 4 था। फिर एक पॉइंट और था, फिर ये कितना था, 2 कामा कितना था, 6 था। और ये कितना था, 4 कामा कितना था, 8 था, ठीक है ना। देखिए समझिएगा बात, अब समझिएगा बात, अगर मुझे ग्राफी विधि से अगर इसको हल करना है तो मैंने इसका ग्राफ तो बना दिया, मैंने इसका क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। अब जो दोनों सरल रेखा होंगी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब काटेंगी। और जहां पर भी जिस बिंदु पर काटेंगी वही x और y का मान होगा, ठीक है ना। तो देखिए भैया यहां पर ही क्या कर रही है, यहां पर क्या कर रही है, काट रही है। यहां पर देखिए समझिएगा बात, इस बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। दोनों सरल रेखा एक दूसरे को इसी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका निर्देशांक होगा, निर्देशांक देखिए यहां पर कितना हो गया, x का निर्देशांक कितना हो गया, 3। और y का निर्देशांक कितना हो गया, 7। x का निर्देशांक क्या हो गया, 3। और y का निर्देशांक कितना हो गया, 7। और हम लोग ने पीछे देखा था कि x का मान 3 आया था और y का मान कितना आया था, 7
तो इसका मतलब ये कि लड़कों की संख्या 3 आ गई और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है ना, समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए आप लोग उस तरीके से करेंगे, फिर ग्राफी विधि से मतलब इसको ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन लिख लेना है, जो आपको रैखिक समीकरण रहेगा दो चर वाला, उसको लिख लेना है आपको। एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान, फिर आप चाहे तो 2-3 मान x के और रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है ना, अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो 2 मान से भी हो जाता, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर में देखो, पेपर में जब जाओगे, बोर्ड के पेपर में जाओगे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है ना, तो आप बोर्ड पेपर में जाओगे तो वहां पर मिलेगा, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो ये साफ साफ मुझे तो यहां पर दिख गया, लेकिन मेरा थोड़ा सा सरल रेखा जो है वो थोड़ा सा सीधी नहीं है। ठीक है ना, तो देखो मुझे मिल गया कि हाँ सर यहां पर कट रहा है, जहां पर दोनों सरल रेखा क्या करेगा? कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। समझ में आ रहा है बात? वही x और y का मान होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बात? इसी से कहते हैं ग्राफी विधि से हल करना। ठीक है, अब देखिएगा बात, समझिएगा। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम, कितने कलम है भैया? 5 पेंसिल है और 7 कलम है, का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यह बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा और क्या कहते हैं एक कलम का दाम क्या होगा। तो आपको क्या एक पेंसिल का मूल्य पता है, मतलब दाम पता है? नहीं पता है। आपको एक कलम का दाम पता है? नहीं पता है। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे? अरे भैया कह रहा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए है। तो आगे हमको यही नहीं पता कि एक पेंसिल का दाम कितना है और एक कलम का दाम कितना है, तो हम लोग आगे यही मानेंगे कि माना एक पेंसिल का दाम x रुपए है और एक कलम का दाम y रुपए है। मैं क्या मान लूंगा? मैंने माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया भैया? x रुपए। आप यहां पर y रुपए भी मान सकते हैं, अगर इसको y रुपए मानेंगे तो उसको x रुपए मान लीजिएगा। ठीक है, तथा एक कलम, क्योंकि हमको एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य पता करना है, एक कलम का मूल्य y रुपए। अब हम लोग का सवाल यहां पर शुरू होगा। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए। बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि एक पेंसिल का दाम 8 रुपए है, तो बताओ 4 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो कहोगे कि सर 32 रुपए। कैसे? कि 8 चौके क्या होगा? 32 होगा। 8 चौके क्या होगा? 32 रुपए होगा ना। तो यहां पर 5 पेंसिल है और हमारे पास मूल्य है, तो हमको 5 पेंसिल का तो दाम मिल जाएगा। अगर मैं दोनों का गुणा कर लूं, अगर मैं मूल्य में और पेंसिल की संख्या में, पेंसिल का मूल्य में और पेंसिल की संख्या में अगर मैं गुणा कर लूं, तो मुझे पूरा जो मूल्य होगा, जो टोटल मूल्य होगा, वो मुझे पता चल जाएगा, पूरा दाम पता चल जाएगा। तो मैं कितना लिख सकता हूं? 5x लिख सकता हूं भैया, समझ रहे हैं? फिर उसी तरह कह रहा है कि 7 कलमों, कितने कलम है? 7 है। कितने कलम है भैया? 7 है। तो मैं y का गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 7y का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर, अरे जोड़ेंगे तभी ना भैया, मैंने 5 कलम लिया
₹2 के हिसाब से, और 4 पेंसिल लिया, ठीक है ना, ₹2 के हिसाब से, तो 5 कलम ₹2 के हिसाब से ₹10, और 5 पेंसिल ₹2 के हिसाब से, या 4 पेंसिल ₹2 के हिसाब से ₹8। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, 10 और 8 को जोड़ूंगा, ₹18 होगा ना। तो मैंने क्या किया, समझिएगा बात, मैंने ये एक पेंसिल का मूल्य था, कितने पेंसिल का मूल्य था, ₹X एक पेंसिल का। कुल कितने पेंसिल है, 5 पेंसिल है, तो मैंने 5x लिख लिया। गुणा करूंगा तो पेंसिल का तो मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक कलम का दाम कितना था, एक कलम का दाम कितना था, ₹Y। कितने कलम थे, 7 कलम थे। तो मैंने अगर गुणा करूंगा भैया दाम में और उसके संख्या में, तो हमको पूरा मूल्य मिल जाएगा। फिर कहा कि इन दोनों को जोड़ने पर कुल कितना आता है, ₹50। कुल मूल्य कितना आता है, ₹50, मतलब ये ₹50 देता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, पहला हो गया, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, कितने पेंसिल भैया, 7, तो मेरा कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि पेंसिल का मूल्य कितना माना हो, एक पेंसिल का मूल्य ₹X। अब कितने, 7 पेंसिल, तो 7 का गुणा कर लिया, प्लस 5 कलमों, 5 कलमों मतलब एक कलम का दाम ₹Y है, तो 5 कलमों का कितना हो जाएगा, 5Y हो जाएगा। तो कितना करा भाई साहब ने, ₹46 का आ रहा है, ठीक है ना। अब ₹46 का रहा है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखिए, इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, आपको किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं करने की तरीके, करने के लिए, ठीक है ना। अगर देखो आपको इन दोनों में से, आगे बात समझना, अगर आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो किसी एक चर को, किसी भी एक चर को, चाहे x को चाहे y को, उसका जो गुणांक होगा वो समान करना होगा। समान मतलब सेम करना होगा, दोनों ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर आपको इन दोनों रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है, हल करना है, तो समझ लीजिए इन दोनों जो चर हैं, किसी एक चर का, किसी एक चर का क्या करना होगा, गुणांक क्या करना होगा, ठीक है ना, सेम करना होगा, मतलब समान करना होगा। चाहे आप y का कर लीजिए, चाहे आप x का कर लीजिए। समझ में आ रहा है बात। तो कैसे करेंगे, तो अगर आपको समान सेम करना है दोनों चर का, क्या कहते हैं, मान लीजिए x का ही करना है, मुझे x का करना है किसी एक चर का, तो मान लीजिए x का करना है, तो यहां पर कितना है 5, यहां पर कितना है 7, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 5 एक बार में कटा, 7 उसी तरह उतर गया, 7 लिया, यहां पर कितना हुआ 1 हो गया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आया भैया, 35 आया, ठीक है ना। अब जब 35 आ गया तो ऊपर नीचे हम लोग 35 बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, 35। तो ऊपर 35 बनाने के लिए x का, ध्यान दीजिएगा, चर x का 35 बनाने के लिए 5 है, तो मुझे 7 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 7 से गुणा कर रहा हूं, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 7 से गुणा कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा बात, समझिएगा। अब ये इसको भी हमको 35 बनाना है, इस वाले को, x वाले को, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्योंकि 7 5 35 होता है। अगर मैंने इधर 5 से गुणा किया है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको सॉल्व करना होगा। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, समझिएगा एक बार फिर से। मैं क्या करूंगा, किसी भी एक चर का जो गुणांक होगा, चाहे x का चाहे y का, उसका क्या कर लूंगा, गुणांक सेम करूंगा, तभी कट पाएगा। क्योंकि बराबर होंगे ना, तभी घटाने या जोड़ने पर कट पाएंगे, नहीं तो नहीं कट पाएंगे। समझ रहे हैं। तो एक आपको किसी भी एक चर का गुणांक सेम करना होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो 7 5 कितना हो गया, 35x। देखिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 7 7 कितना हो जाएगा, 49y, ठीक है ना। फिर 50 में 7 का गुणा करेंगे, 50 में 7 का गुणा करेंगे 0 और 7 5 35, ठीक है ना। ये आपका तीसरा इक्वेशन, तीसरा। अब इसी तरह 5 से गुणा कर लिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 35x हो गया। यहां पर गुणा किए तो प्लस कितना हो जाएगा, 25y हो गया। और यहां पर गुणा किए
46 में 5 का गुणा तो कितना हो गया 0, 6 5 30, अच्छा 20 और 2 23, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 5 46 का अगर गुणा कर लेते हैं हम लोग 5 में तो 6 5 30, 3 और 20 23, ठीक है 230, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब अगर बात समझिएगा, अब ये मेरा हो गया ना, अब देखिए चौथा इक्वेशन है, अब देखिए अब मैं इसको जोड़ूंगा या तो घटाऊंगा, हमको एक चर जो है उसको काटना ही काटना है, तभी हमको दूसरे चर का मान पता चलेगा, ठीक है ना। तो हमको कौन सा चर, देखिए ये चर सेम की है, तो देखिए अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये जोड़ेंगे तो ये 35 35 70 हो जाएगा, हमको तो काटना है, 70 थोड़ी ना लाना है, तो काटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब घटाना पड़ेगा तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब समझिएगा अगर यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, नीचे वाले का, ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिएगा बात, जो नीचे वाला है अब उसका साइन ये प्लस में नहीं है, अब उसका साइन कितना हो गया, अब उसका कितना हो गया 35 माइनस में, तो देखिए ये इससे कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये 25y है ना, उसका साइन प्लस नहीं है, उसका साइन माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कितना होता है भैया, माइनस होता है। 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ गया 24y हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी घटेगा, ठीक है ना। 0 में से 0 घटाया कितना आ गया 0, 5 में से 3 घटाया कितना आया 2, 3 में से 2 घटाया कितना आया 1, समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। तो आपका जो है कितना आ गया भैया 24y इक्वल टू कितना आ गया 120। अगर y का मान निकालेंगे तो 120 बटा के 24, इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 24 5 120 ही होता है, तो y का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब जब y का मान 5 आ गया तो चाहे आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, चाहे आप इक्वेशन 2 में रख लीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। तो ये समझिएगा, अब आपका जो पहला इक्वेशन था 5x प्लस कितना था 7y इक्वल टू कितना था, पहला इक्वेशन 50 ही था ना, ठीक है ना। तो अब अगर y का मान 5 रखते हैं तो यहां पर 5x प्लस कितना 7y मतलब 7 गुणे 5 इक्वल टू कितना 50, तो यहां पर 5x प्लस 7 गुणे 5 मतलब कितना 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो 5x 35 प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस 35 हो गया, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 में से 35 घटाएंगे 15, ठीक है ना। अब x का मान निकालेंगे तो 15 बटा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको मैं काट लूंगा तो 3 5 15, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। 3 5 कितना हो जाएगा 15, अरे सॉरी ये 5 है यार, 5 नीचे ना, नीचे 5 है, तो 5 से काटूंगा तो 5 क्या आई 15, मतलब x का मान कितना आ गया 3। अच्छा, मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए, समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा है कि पेंसिल, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताइए, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपए। अब ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ये बात सही हो रहा है, जो वो बोला था, कह रहा था 5 पेंसिल है, अगर एक पेंसिल का दाम 3 रुपए है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 15 रुपए, ठीक है ना। और 7 कलमों, अगर एक कलम का दाम 5 रुपए है तो 7 कलम का कितना रुपया हो जाएगा 7 5 35, जोड़ लीजिए 0 और ये कितना हो जाएगा 4 1 5 हो गया, तो ये बात तो सही है भैया, ठीक है ना। जबकि 7 पेंसिलों, भैया एक पेंसिल का दाम 3 रुपए तो 7 पेंसिल का दाम 21 रुपए, 7 पेंसिल का दाम 21 रुपए, और 5 कलमों मतलब एक कलम का दाम 5 रुपए तो 5 कलमों का दाम कितना 25, 5 5 25, अगर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना 4 6 4, ठीक है ना 46 रुपए, ये बात भी सही है, ठीक है ना। तो देखिए ये आंसर भी आ गया, एक कलम का मूल्य आ गया, एक पेंसिल का मूल्य आ गया। आपको कोई भी अगर
दो चर वाले रैखिक समीकरण है दो ठो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बता दिया, कैसे निकालेंगे। अब इसको ग्राफ हम लोग को उसका बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ, ठीक है, जो कि आप लोग कोशिश करेंगे घर पर एक बार बनाने की। अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।